हेलो गाइस, माय नेम इज श्वेता एंड आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन। और आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाली हूँ जीएसटी के ऊपर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो कि मैंने खुद से बनाया है आप लोगों के लिए। और इस प्रेजेंटेशन को मैंने 3 पार्ट्स में 3 वीडियोस के जरिए एक्सप्लेन किया है। तो आप जीएसटी अगर बेटर समझना चाहते हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा और फिर आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। और तीनों वीडियोस देखिएगा प्लीज। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये जो वेबसाइट है जिसके थ्रू हमारी गवर्नमेंट ने इसे इफेक्ट में लाया है, जिस वेबसाइट के थ्रू हम जीएसटी पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पोर्टल पे जीएसटी के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वहाँ से आपको जो भी करना हो जीएसटी से रिलेटेड, जो भी जानकारी चाहिए, फाइलिंग करनी हो आपको अपनी जीएसटी की मंथली रिटर्न्स या जो जिस प्रकार की भी रिटर्न आपको फाइल करनी हो, वो सारी आप इस वेबसाइट के थ्रू जाके कर सकते हैं। तो ये लिंक भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है www.gst.gov.in। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जीएसटी के बारे में आपको बताना चाहूँगी कि जीएसटी इंडिया में इफेक्ट में आया था 1 जुलाई 2017 को। और ये एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा जीएसटी का बहुत ही बेसिक नॉलेज। अब हम ये जानते हैं कि व्हाट इज जीएसटी। ठीक है, तो इन सिंपल लैंग्वेज, द गुड्स एंड सर्विस टैक्स, I mean GST, is a value-added tax levied on most goods and services sold for domestic consumption. The GST is paid by consumers, but it is remitted to the government by the businesses selling the goods and services. तो जो सबसे अहम की टेक अवेज है जीएसटी का, वो ये है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो डोमेस्टिकली कंजम्पशन करने पे गुड्स या सर्विसेज के ऊपर लेवी किया जाता है। ठीक है, तो जो जीएसटी का टैक्स होता है ना, वो फाइनल और फुल प्राइस जो हम कस्टमर्स पे करते हैं उसमें इंक्लूडेड होता है और वही अमाउंट जाता है गवर्नमेंट के पास। और जीएसटी एक बहुत ही कॉमन टैक्स है ना। और एक सिंगल रेट सिस्टम भी है। पहले जैसे हम लोग बहुत तरीके का टैक्स पे करते थे, जैसे वैट पे करते थे, एक्साइज पे करते थे, सेल्स टैक्स पे करते थे, कई तरीके का हम टैक्स पे करते थे। तो वो सारे टैक्स नहीं पे करके एक सिंगुलर टैक्स सिस्टम के अंडर हम पेमेंट कर देते हैं जीएसटी का। और अब मैं आपका अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगी हमारे नेक्स्ट स्लाइड के ओर। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट तो अपना जीएसटी का हो गया है ख़त्म। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं रजिस्ट्रेशंस की। तो रजिस्ट्रेशंस के बारे में अगर अपने बात करें तो ये बोल सकते हैं कि जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हर किसी को करने का ज़रूरत नहीं है। There are certain people who are required to get GST registration and there are also certain people who are not at all required to get GST registrations. ठीक है, तो अब हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अब देखिए, ये आप स्लाइड्स प्लीज़ अच्छे से ध्यान से थोड़ा रीड कीजिएगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव है। इसमें ये कहा जाता है, मैं एक आपको जिस्ट में बता देती हूँ, इसमें ये कहा जाता है कि ऐसी बिजनेसेस जो गुड्स सप्लाई करती है और उनका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से ज़्यादा इंक्रीज होता है, तो उन्हें अपने आप को एक नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन के अंदर रजिस्टर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली जो आपकी क्राइटेरिया है ना 40 लाख्स वाली, ये अभी इंक्रीज की गई है। पहले ये 20 लाख्स थी और फिर इसको रिवाइज करके अभी थोड़े दिन पहले ही 40 लाख्स पे लाया गया। तो अब 40 लाख्स में भी ऐसा है कि इसमें भी हर लोगों के लिए 40 लाख्स नहीं है। कुछ सर्टेन ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे 10 लाख्स का थ्रेश होल्ड लिमिट है, कुछ ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे 20 लाख्स का थ्रेश होल्ड लिमिट है। तो वैसे ही अब जैसे ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए कि कुछ ऐसी बिजनेसेस हैं जहाँ पे हमारे लिए एकदम मैंडेटरी है कि इन लोगों को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। जैसे अब आपका पहला पॉइंट आ गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सेकेंड पॉइंट है लाइबिलिटी टू पे अंडर
आरसीएम। तो आरसीएम मतलब यहाँ पे होता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अगर कोई इंसान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला काम कर रहा है और उनका लाइबिलिटी है आरसीएम में पे करना, तो वैसे पीपल को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। अब नेक्स्ट पॉइंट में आप आ जाइए, ई कोज। ई कोज का मतलब है यहाँ पे ई कॉमर्स पोर्टल्स। तो जो लोग भी एक ई कॉमर्स पोर्टल के थ्रू अपना बिजनेस कर रहे हैं, उनको बहुत ज़रूरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना। फिर अपना नेक्स्ट पॉइंट है एनआरआईज। एनआरआईज मतलब ऐसे पर्सन जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, उनको। एक हो गया अपना टीसीएस एंड टीडीएस डिडक्टर्स हो गए। इन टाइप के इन लोग को भी लेना बहुत ज़रूरी है, टीडीएस एंड टीसीएस वाले लोग डिडक्टर्स जो हैं उनको। आईएसडी मतलब होता है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स की कैटेगरी में है, उन्हें भी लेना पड़ेगा जीएसटी। एक है ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डेटा रिट्रीवल सर्विसेज, एनी सर्विस प्रोवाइडर्स एंड अदर्स एज मे बी नोटिफाइड। तो ये ऐसी कैटेगरी है जिनको टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, इनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोग वो हैं, ऐसे जो लोग गुड्स एंड सर्विस सप्लाई करते हैं और जो टैक्स पे करने के लायबल ही नहीं है और जो होली एग्जेम्प्ट है। ठीक है। फिर ऐसे लोग आगे जो एग्रीकल्चर का काम करते हैं, जैसे एग्रीकल्चरलिस्ट हो गए, अपने फार्मर्स हो गए, उनको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो भी इस कैटेगरी में आ जाते हैं जिन लोग को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप आगे हम लोग बढ़ते हुए ये समझते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें कब लेना पड़ेगा। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन हमें तब लेना पड़ेगा जब आपका ये जो टर्नओवर है, अगर आपके स्टेट्स को लेते हुए चलें, या फिर अगर आप एक नॉर्मल पर्सन, टैक्सेबल पर्सन है और आपका बिजनेस है गुड सप्लाई करने का और आपका टर्नओवर भी 40 लाख से ज़्यादा है, तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन 30 डेज के विद इन लोगे। आपको जैसे ही आप लायबल होते हो टैक्स पे करने के। फिर ये तो ठीक है, इन केस ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एटलीस्ट 5 डेज प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो नॉन रेसिडेंट जो टैक्सेबल पर्सन होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था आपको, एनआरआईज, है ना। तो ऐसे लोगों को उनका जो बिजनेस है वो 5 दिन कमेंस करने के पहले आप अक्वायर कर सकते हो जीएसटी। गाइज अब आप लोग थोड़ा अदर फीचर्स पे फोकस कीजिएगा, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़िएगा। इसमें खास कुछ भी नहीं है, बस ऐसा इसमें लिखा गया है कि सिंगल रजिस्ट्रेशन अपने को कैसे लेना है और जिस स्टेट से हम सप्लाई करने वाले हैं गुड्स, उस स्टेट में ही भी रजिस्ट्रेशन लेना ज़रूरी है। तो इस टाइप से आप इसे पढ़ के एक बार समझिएगा कि हम एक ही बिजनेस के लिए, अगर हमारा अलग अलग स्टेट्स में है बिजनेस, तो हम अलग अलग स्टेट्स के लिए जीएसटी ले सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस वही सारी चीज़ें स्पेसिफाई की हुई है। अब रजिस्ट्रेशंस को मैं आपको एक लीगल रेफरेंस के साथ बताना चाहती हूँ, बस 2 मिनट। ये है, आप रजिस्ट्रेशन तो समझ ही चुके होंगे कि कैसे कैसे अपना किन किन क्या थ्रेशहोल्ड लिमिट है, क्या अपना एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए एक बिजनेस के लिए। फिर कुछ कुछ स्टेट्स एग्जेम्पशन में है इसमें। तो उसी तरीके से मैंने सोचा कि एक आपको लीगल रेफरेंस भी दिया जाए ताकि आप अच्छे से रेफर कर सको उस सेक्शन को और उसे बेटर अंडरस्टैंड कर सको। तो सबसे पहला बात है कि सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जैसा बताया था कि सप्लायर्स दोनों होने चाहिए, गुड्स और सर्विसेज दोनों के सप्लायर को कौन से स्टेट का एग्जेम्पशन प्रोवाइड किया गया है। पूरे इंडिया में टर्नओवर का एग्रीगेट जो लिमिट है वो 40 लाख है, पर इन स्टेट्स को छोड़ के, ठीक है, इन स्टेट्स में अगर आप जीएसटी ले रहे हो तो आपके पास आपका जो एग्रीगेट टर्नओवर होना चाहिए वो 20 लाख का होना चाहिए। और आपको ये सेक्शन मिलेगा, आप रेफर कर सकते हो सेक्शन 22(1) सेकेंड प्रोवाइजो, ठीक है। वहाँ पे वो सेक्शन आप रेफर करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ के लिए इन सारी स्टेट्स में 20 लाख का लिमिट है। अब आगे बढ़ते हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज दोनों के लिए इन स्टेट्स में कितनी का लिमिट है। तो इन स्टेट्स में सिर्फ 10 लाख का लिमिट है,
और ये सेक्शंस हैं आपके इतने, सेक्शन 22(1) फर्स्ट प्रोवाइजो में आपको ये मिल जाएगा लीगल रेफरेंस के लिए। अब सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हो है 40 lakhs का, उसमें ये पॉइंट तो आप बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा इलाबोरेटिव पॉइंट है। इसको मैं आपको रीड करके भी सुना देती हूँ आपके लिए। ओनली सप्लाई ऑफ गुड्स एक्सेप्ट आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोकोआ, पान मसाला एंड ऑल गुड्स एक्सेप्ट दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर्ड टोबैको सब्सटीट्यूट्स। समझ गए होंगे आप? खाली ये गुड्स के लिए आता है, सर्विसेज के लिए नहीं आता है। तो गुड्स के लिए एक्सेप्ट आपका आइसक्रीम और अदर एडिबल आइस किसी भी फॉर्म में हो, उसमें कोकोआ हो या नहीं हो आइसक्रीम के अंदर, और पान मसाला, ठीक है, इन सारी जो सप्लाई ऑफ गुड्स लोग इस टाइप के बिजनेसेस करते हैं उनके लिए सारे स्टेट्स छोड़ पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है 40 lakhs, एक्सक्लूसिव ऑफ स्टेट्स लाइक अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा एंड उत्तराखंड। तो ये भी आपको सेक्शन 22 में मिलेगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी स्लाइड्स में बताया कि 40 lakhs का जो लिमिट है उसको रिवाइज करके अभी थोड़ा रिसेंट में ही 40 lakhs किया गया, पहले वो 20 lakhs का था। तो ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए आपका थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, आप कौन से स्टेट में हो तो आपको कितना थ्रेशोल्ड लिमिट चाहिए। आपका लीगल रेफरेंस भी अगर आप लेना चाहो तो आप सेक्शन 22 प्रोवाइजो 1 एंड प्रोवाइजो 2 में ले सकते हो। तो ये हो गया हमारा एक रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड ओवरव्यू। अब गाइस आप अगर सेकेंड स्लाइड के हम अपना फोकस करें तो इसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, तो मैं सिर्फ इसमें आपको अभी थ्योरेटिकली बताऊंगी कि हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए, पर मेरा जो थर्ड वीडियो होगा उसमें मैं प्रैक्टिकली भी आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैम जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैसे करते हैं एग्जैक्टली जीएसटी पोर्टल पे जाके। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी रेफर करिएगा अगर आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन सीखना हो तो सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या क्या चीज़ बिफोर हैंड चाहिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन, ताकि आप स्मूथली कर सको बिना किसी रुकावट के। तो आप सबसे पहले ध्यान रखना कि आप एक पैन कार्ड, अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए अप्लाई करने जा रहे हो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो आप एक पैन कार्ड अपने पास ही रखना इंडिविजुअल का, क्योंकि आपको फर्स्ट फील्ड में ही मांगेगा पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए, जीएसटी अप्लाई करने के लिए पैन कार्ड फर्स्ट फील्ड में ही मांगेगा, तो वो आपको फिल करके आगे प्रोसीड करना होगा। फिर आप एक एक्टिव अपना मोबाइल नंबर रखना ताकि उस मोबाइल नंबर पे ही आपका ओटीपी आए और आप उसे डाल के फटाफट आगे प्रोसीड कर सको। आप अपना एक ईमेल आईडी रखना जिसमें आप जीएसटी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, और आपका जो टाइमली एक पॉपअप्स आते हैं कि आपको लास्ट डेट है फाइल करना है, वो सारी चीज़ें उसमें आएगी। तो वो आप थोड़ा सा सारी चीज़ें बिफोर हैंड लेके रखना ताकि आप फटाफट आगे प्रोसेस करते जाओ। 4 to 5 स्टेजेस में आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। तो इसमें जैसे कि मैंने लिखा है प्रूफ ऑफ कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। सपोज कि अगर आप एक कंपनी हो तो कंपनियों को एक रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जो है वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देता है और एक कमेंसमेंट सर्टिफिकेट देता है बिजनेस स्टार्ट करने के वक्त। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है आरओसी पे, रजिस्ट्रार पे, तो आपको वो चीज़ एज अ प्रूफ अपने पास रखना पड़ेगा जिसे हम सीओआई बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। वो आपको अटैच करना मैंडेटरी है वाइल गेटिंग अ जीएसटी रजिस्ट्रेशन फॉर अ कंपनी। अब आप बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहाँ पे इसलिए मेंशन्ड है कि वहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप कौन से बैंक अकाउंट के थ्रू अपना काम करोगे, क्योंकि अभी कैश में काम करना तो एकदम सही नहीं है, तो बैंक के थ्रू ही बिजनेस करते हैं, तो बैंक अकाउंट का आपको डिटेल्स मांगना पड़ेगा, उसमें रखना पड़ेगा ताकि वो मांगे तो आप प्रोवाइड कर सको। प्रूफ ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब प्रूफ ऑफ प्रिंसिपल एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में गाइस आता है कि मान लो कि आपका जिस प्रॉपर्टी पे आपने बिजनेस स्टार्ट किया है उसका कोई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा आपके पास जो 2 महीना से ज़्यादा पुराना ना हो, एकदम रीसेंट का हो, वो आपको अपने पास रखना पड़ेगा उसे अटैच करने के लिए।
अब डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स और डायरेक्टर्स में ये आता है, सपोज आप एक पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जीएसटी का, तो आपको सारे पार्टनर्स की डिटेल्स रखने पड़ेंगे। सपोज पार्टनर की डिटेल्स में इंक्लूड हो जाएगा उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें, उनका पैन, नाम, फादर्स नेम, सारी डिटेल्स आपको फील्ड्स, एक वहाँ पे फील्ड्स पॉपअप होंगे जीएसटी वेबसाइट पे, वहाँ पे सारे फील्ड्स में आपको फिल करना पड़ेगा पार्टनर्स का डिटेल्स। अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो सोल जो प्रोप्राइटर है उनका डिटेल्स डालना पड़ेगा। अगर आप कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो डायरेक्टर्स के डिटेल्स डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ जाइए डिटेल्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज टू बी सप्लाइड। अब ये तो आपका मैंडेटरी है कि आप बिजनेस जो करने वाले हो वो कौन सी गुड्स का करने वाले हो या किस टाइप की सर्विस का करने वाले हो, वो तो वहाँ पे पूछेगा, तो वो भी मैंडेटरी है आपको डालना, तो वो चीज़ आपको फिल करना रहेगा। एक है HSN कोड। अब ये जो HSN कोड है वो होता है हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। ये 6 डिजिट्स का एक कोड होता है और रजिस्ट्रेशन के दौरान ही जो आप आगे प्रोसीड करोगे नेक्स्ट पेज की तरफ, ये सारी डिटेल्स डालने के बाद, तो आपको अपने प्रोडक्ट का नाम मेंशन करना होगा और उसमें से 2 से 3 शायद मिनिमम 5 HSN कोड्स का है, तो वो आपको सेलेक्ट करना ही पड़ेगा वहाँ पे, तभी आपको वो आगे प्रोसीड करने का ऑप्शन देंगे। और मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे ये भी बता देती हूँ। सपोज एक पेपर प्रोडक्ट्स का बिजनेस है, कोई पेपर मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं और वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो वो HSN कोड में जाके अपना एक पेपर सिर्फ लिखे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर, तो कुछ HSN कोड्स वहाँ पे ड्रॉप डाउन में प्रोवाइड होंगे। आप उसमें से अपना एप्रोप्रिएट जो सूटेबल हो आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग उस HSN कोड को सेलेक्ट कर लीजिए और आप 2-3 कोड्स डाल के आगे उसको प्रोसीड कर लीजिए पेज को। अब नेक्स्ट इसमें है फोटोग्राफ्स ऑफ पार्टनर्स, डायरेक्टर्स और प्रोप्राइटर। अब साइमल्टेनियसली जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आपका जो प्रोप्राइटर है उनका डिटेल्स लगेगा, तो अगर आप सोल प्रोप्राइटर हो तो आपका फोटोग्राफ लगेगा, अगर आप पार्टनर हो तो पार्टनर्स के सारे फोटोग्राफ्स लगेंगे उनकी डिटेल्स के साथ। अगर आप कंपनी का कर रहे हो और कंपनी में डायरेक्टर्स होते हैं एज वी नो, तो डायरेक्टर्स का लगेगा सारा फोटोग्राफ प्लस एड्रेस प्लस ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, तो ये सारी चीज़ें आपको अटैच करनी होगी वहाँ पे। अब एनी अदर डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पे अगर कंपनी की बात करें तो हमें एक ऑथराइज्ड सिग्नेटरी का लेटर बनवाना पड़ेगा जो कंपनी के बिहाफ में कंपनी के लेटर हेड पे बनेगा और उस पर डायरेक्टर्स का साइन होगा कि जो हमारे कंसर्न डायरेक्टर हैं, ये वाले डायरेक्टर A और B और C या जो भी डायरेक्टर हैं, वो ऑथराइज सिग्नेटरी की तरह सर्व करेंगे, तो उनका एक साइन होके एक ऑथराइज सिग्नेटरी का एक लेटर हमें अटैच करना पड़ेगा अपनी जीएसटी के वेबसाइट पे। तो आपको बस यही सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहला एक हो गया आपका प्रूफ ऑफ बिजनेस के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो सबसे मेन है। आपका डायरेक्टर्स का, पार्टनर्स का या सोल प्रोप्राइटर का डिटेल्स, उनका फोटोग्राफ, और फील्ड्स में डालने के लिए एक पैन कार्ड की कॉपी, एक आधार कार्ड की कॉपी, और अगर आप कंपनी हो तो एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या फिर लेटर ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी कंपनी के लेटर हेड में। बस इतनी चीज़ें आपको अटैच करनी होंगी। अगर हाँ, एक चीज़ और इसमें इम्पॉर्टेंट ये है, अहम ये है कि अगर आप किसी और के प्रॉपर्टी पे कर रहे हो बिजनेस और वहाँ पे आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपको एक रेंट अग्रीमेंट की कॉपी भी अटैच करनी पड़ेगी और साथ में एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी, कि जो इंसान है जिनका ओरिजिनली है वो प्रॉपर्टी पूरा, वो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि आप यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो और आप यहाँ के लिए ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, जीएसटी नंबर ले रहे हो, तो एक ये आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी लगेगा, अटैच करना होगा। तो ये हो गया डॉक्यूमेंट्स का बात। अब हम नेक्स्ट आते हैं फॉर्मेट ऑफ प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। जब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिलता है तो वो 15 डिजिट्स का होता है। 15 न्यूमेरिकल्स एंड 15 डिजिट्स को कंबाइन करके बनता है। तो इसमें जो सबसे पहला हमारा 2 न्यूमेरिकल होता है वो स्टेट कोड होता है। तो हमारा स्टेट कोड स्टेट के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 22 दिखाया है, तो अगर कोई और स्टेट है तो 23, 24, 25 कुछ भी हो सकता है स्टेट कोड। उसके बाद यहाँ पे ये 10 डिजिट्स का जो है, डिजिट्स एंड न्यूमेरिकल्स मिला के, अल्फ़ाबेट्स मिला के, ये है आपका पैन नंबर। ठीक है, आपका जो बिजनेस होगा उसका पैन कार्ड होगा, तो उसका ये पैन कार्ड का यहाँ पे नंबर आता है स्टेट कोड के बाद।
अब ये जो 3 हमारा है अल्फ़ाबेट्स एंड न्यूमेरिकल्स मिला के, ये बीच वाला जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जनरेट होता है और बस उसी तरीके से ये आपका एक प्रोविजनल जीएसटी नंबर आपको दे दिया जाता है। तो आप जब भी आपसे कोई पूछे कि आपका जीएसटी नंबर क्या है, तो आपको यही 15 डिजिट्स का एंड नंबर प्रोवाइड करना होगा, जो कि न्यूमेरिकल्स एंड अल्फ़ाबेट से मिलके बनता है। तो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन, अब कोई भी पूछे कि आपका नंबर क्या है, तो आप ये वाला अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बता दो। और ये भी बता देती हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन जब आपका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो आपको एक वो भी दिया जाता है साथ में, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। तो अगर आपको कहीं पे भी आप रजिस्ट्रेशन कराने जा रहे हो या कहीं पे भी आपको शो करना है, तो आप शो कर सकते हो अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ये बताने के लिए कि आपके पास भी एक जीएसटी नंबर है और उसका प्रूफ ये है। नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हुए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस तो आप समझ ही गए होंगे आप सभी। अब हम ये देखते हैं कि हम इंडिया में किन किन टाइप्स के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं जीएसटी का। तो ये बहुत ही सिंपल है, मैं आपको बहुत ही बेसिक 4 बताऊंगी और बहुत ही बेसिक एक्सप्लेनेशन है, तो थोड़ा ही ध्यान से सुनिएगा और फिर आप उसको प्लीज़ इस स्लाइड को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से रिमेंबर हो जाए। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इसे अच्छी से पढ़ लें एक बार श्योर होने से पहले। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा नॉर्मल टैक्स पेयर्स। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि जिनका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख से एक्सीड करेगा, उन सारे लोगों को नॉर्मल टैक्स पेयर ही रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा अधिकतर मात्रा में इसी कैटेगरी में लोग रजिस्टर्ड हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक मैंने आपको एक ये भी बताया था कि 40 लाख के लिए कुछ कुछ जगह पर ये लिमिट फॉल नहीं करती है, और इन स्टेट्स में नाम है हिमाचल प्रदेश का, उत्तराखंड का, जम्मू एंड कश्मीर का, जहाँ पे आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 40 लाख नहीं बल्कि 10 लाख होने की ज़रूरत है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये हो गया हमारा पहला कैटेगरी जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल टैक्स पेयर्स। बढ़ते हैं सेकेंड कैटेगरी की तरफ। तो हमारी सेकेंड कैटेगरी हो जाती है कैजुअल टैक्सेबल इंडिविजुअल। अब हम कैजुअल टैक्सेबल इंडिविजुअल ऐसे बिजनेसेस को बोलते हैं जो एक ओकेजनल बेसिस पे या सीजनल बेसिस पे स्टार्ट होते हैं। आप सपोज करो आपका कोई आप फेरी का काम करने वाले हो, जो लोग फेरी में कपड़े लेकर घूमते हैं, अदर स्टेट्स जाके बेचते हैं और फिर अपना बिजनेस वाइंड अप करके कुछ समय के लिए फिर वहाँ से आ जाते हैं वो बिजनेस अपना करके। या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुछ एक ओकेजन के लिए कहीं पे अपना दुकान लगाते हैं और फिर एक स्पेशल ओकेजन, वो ओकेजन ख़त्म हो जाने के बाद या वो उस चीज़ का पर्टिकुलर चीज़ का सीज़न ख़त्म हो जाने के बाद वो वापस आ जाते हैं, मतलब ये अपना बिजनेस बंद कर देते हैं। तो ऐसे टाइप के लोगों को हम बोलते हैं कैजुअल टैक्सेबल इंडिविजुअल्स, और इसका टीन्योर होता है 3 मंथ्स के लिए। बट ऐसा नहीं है कि 3 महीने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा, आप वापस से रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसमें कोई टेंशन नहीं है, और आप एक्सटेंशंस ले सकते हो अगर आप एक कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा कैटेगरी आ जाता है नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल इंडिविजुअल। तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल इंडिविजुअल मैं आपको बताई थी, ऐसे इंडिविजुअल्स जो इंडिया के बाहर रहते हैं पर वो ओकेजनली अपना इस टाइप का काम करते हैं कि इंडियन रेसिडेंट्स के साथ उनका बिजनेस टर्म्स होता है, वो गुड सप्लाई करते हैं या एजेंट्स के थ्रू काम करते हैं या प्रिंसिपल्स के थ्रू काम करते हैं, तो उन्हें इस कैटेगरी में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा ताकि हमें पता चल जाए कि नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल इंडिविजुअल है ये पर्सन। अब बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम आ जाते हैं कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन की तरफ। तो कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन भी एक बहुत ही नॉर्मल सा स्कीम है, और कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन आपको 1 क्वार्टर में एक बार फाइल करना पड़ता है, और वो ऐसे बिजनेसेस के लिए है जिनका एनुअल टर्नओवर अप टू 1 करोड़ है और उनको रजिस्ट्रेशन कराना है जीएसटी का, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर हो सकते हैं। तो इस स्कीम के अंदर अगर आप रजिस्टर हो रहे हो तो आपको एक फिक्स्ड अमाउंट बस पे करना पड़ेगा जीएसटी का, और इसका आपके एक्चुअल टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है।
एक कुछ सर्टेन परसेंटेज होता है जीएसटी कॉम्पोजिशन स्कीम में, जैसे 1% का आप सीजीएसटी पे करो और 1% का एसजीएसटी पे करो, और आप अपने आप को कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा लो। तो कॉम्पोजिशन स्कीम वालों को जो फॉर्म होता है वो होता है जीएसटी CMP 04। तो ये फॉर्म आप फाइल कर दीजिए हर क्वार्टर में एक बार, और अपने आप को रजिस्ट्रेशन करा लीजिए कॉम्पोजिशन स्कीम में, और रिटर्न्स फाइल करते जाइए। और 1% आप अपने सेल का जीएसटी में देते जाइए। मतलब कुल मिला के 2% आपको सिर्फ जीएसटी पे करना है कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर। और इस बात का थोड़ा सा खास ख्याल रखिएगा कि इसके लिए आप एनुअल टर्नओवर अगर आपका अप टू 1 करोड़ है तो आप बेशक कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन की तरफ जा सकते हो। अब ये हो गई हमारी बात टाइप्स ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। सबसे पहला हो गया नॉर्मल टैक्स पेयर्स, सेकेंड हो गए कैजुअल टैक्सेबल इंडिविजुअल्स, थर्ड हो गए नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल इंडिविजुअल्स, और फोर्थ हो गए कॉम्पोजिशन रजिस्ट्रेशन। अब गाइस आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि हमारा जो जीएसटी होता है वो कुछ परसेंटेज स्लैब्स में डिवाइडेड है। वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन में नहीं बताया है, बट मेरा पॉइंट इस प्रेजेंटेशन के अंदर कवर्ड नहीं है, बट ये सर्टेनली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले हमारा हो जाता है 0% का स्लैब, फिर आता है 5% का स्लैब, फिर आता है 12% का, 18% का एंड 28% का। तो ये सारे स्लैब्स होते हैं। और अगर आप आईजीएसटी आपको पे करना है तो आप ये परसेंटेज फॉलो कर सकते हो, बट अगर आपको सीजीएसटी एंड एसजीएसटी पे करना है तो आप 5% का 2.5 सीजीएसटी पे करोगे और 2.5 एसजीएसटी पे करोगे। वैसे ही सिमिलरली ये सारे टैक्स स्लैब्स के लिए एप्लीकेबल है। अब जीएसटी के ऊपर कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको शेयर करते हुए मैं ये कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हैं, 5-7 पॉइंट्स, वो भी आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ सकते हैं। और इसमें सिर्फ मैंने यही बताया है कि जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है, और जो प्रोड्यूसर्स पॉइंट ऑफ व्यू से एंड सर्विसेज पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों के लिए सेट ऑफ करने में बेनिफिट होता है। ठीक है, तो ये एक कंटिन्यूअस चेन है बेनिफिट्स का, है ना। अगर मैं आपसे कुछ खरीद रही हूँ सपोज, तो मैं आपको टैक्स पे कर रही हूँ उस चीज का, और मुझे इनपुट मिल रहा है, तो मैं उस इनपुट को अपना जो मुझे फर्दर टैक्स पे करना है उससे मैं सेट ऑफ कर सकती हूँ। तो इसी टाइप से, इसीलिए हम इसे कंटिन्यूअस चेन ऑफ सेट ऑफ बेनिफिट्स भी बोलते हैं, दोनों के व्यू पॉइंट से, प्रोड्यूसर के व्यू पॉइंट से भी और सर्विसर के व्यू पॉइंट से भी। और हाँ, एक चीज और जीएसटी के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज ये है कि जीएसटी हमेशा डेस्टिनेशन पॉइंट पे ही लेवी होता है। जीएसटी हर पॉइंट पे, हर चेन पे लेवी नहीं होता है। कहीं भी किसी भी स्टेज पे कोई जरूरी नहीं है कि वैल्यू एडिशन पे ही हर स्टेज पे लगे, क्योंकि क्या होता है जीएसटी तो आप सेट ऑफ कर लेते हो, आपको परमिशन है सेट ऑफ करने की अगर आपके पास इनपुट पड़ा हुआ है तो इसीलिए जीएसटी में जो कास्केडिंग इफेक्ट होता है जो पहले के टैक्स रेजीम पे लगता था, वो जीएसटी पे जो एक बर्डन होता है कास्केडिंग इफेक्ट्स का, वो एलिमिनेट हो जाता है। हर स्टेज पे टैक्स नहीं पे करना पड़ता है आपको। एक जो डेस्टिनेशन पॉइंट होगा, एक सर्टेन डेस्टिनेशन पॉइंट, उस पे ही सिर्फ टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखिए थर्ड पॉइंट में है, अंडर जीएसटी स्ट्रक्चर ऑल डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी इंटरप्रेटेड as a mere tax pass through, and the tax essentially sticks on final consumption within the taxing jurisdiction। ये भी ये पॉइंट भी यही एक्सप्लेन करना चाहता है कि आप जो जीएसटी है वो ऑल द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पे एक पास होते जाता है, और जो टैक्स है, जो फाइनल टैक्स एक आता है, वो फाइनल कंजम्पशन पे लगता है और उस जुरिस्डिक्शन के अंदर वो दिया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए जीएसटी में भी ऐसा है कि जीएसटी में भी कितने टाइप के टैक्स होते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको आईजीएसटी किधर पे करना है और आपका सीजीएसटी एंड एसजीएसटी आपको कैसे पे करना है। तो आपको ये सारी चीजों का बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा जीएसटी पढ़ते वक्त भी और जीएसटी को इम्प्लाई करते वक्त भी। अब जीएसटी का ऐसा है कि जीएसटी आने से पहले ये चीजें सबको पता है कि जैसे ही एक मैन्युफैक्चरर अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट अपनी फैक्ट्री से निकालता था, तो उसे रिटेल आउटलेट तक जाते जाते
कितने सारे मल्टीपल स्टेजेस पे टैक्स पे करना पड़ता था, सच एज आपको फैक्ट्री से निकलते ही सेंट्रल सेल्स टैक्स पे करो, स्टेट सेल्स टैक्स पे करो, फिर ऑक्ट्रॉय ड्यूटी दो, सेनवैट दो, बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता था, बहुत सारे टैक्सेस पे करने पड़ते थे। तो मल्टीपल स्टेजेस ऑफ टैक्स को अवॉइड करते हुए हम सिर्फ जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने के बाद स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे, या फिर अगर आपका इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी, उस लेवल पे टैक्स लगेगा। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक कम्प्लीटली कवर हो चुका है, जितना मुझे आप लोगों को शेयर करना था एक वीडियो में। जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया, टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, अपना जो नॉमेनक्लेचर फॉर्मेट है रजिस्ट्रेशन नंबर का वो हो गया, रजिस्ट्रेशन जीएसटी से रिलेटेड कुछ अहम पॉइंट्स हो गए जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी जानकारी के लिए होना। तो वो सारी चीज़ें आज की मैंने कवर कर चुकी है, और अब मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको और भी आगे की बातें शेयर करने वाली हूँ जीएसटी में, जीएसटी से रिलेटेड। फिर जो हमारा थर्ड जीएसटी का ये वीडियो होगा उसमें मैं प्रैक्टिकली भी आपको बताने वाली हूँ कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन हम कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए गाइज प्लीज स्टे ट्यून टू आवर चैनल, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर मेरी प्रेजेंटेशन आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ गाइज इस वीडियो को एक बहुत बड़ा थम्स अप दें। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पूरे अच्छे तरीके से व्यू करें, और जो इसमें मैंने पॉइंट्स प्रोवाइड किए वो सारे अच्छे से रीड करें। थैंक यू।